कार दोस्तों, 1 जून 1987 अमेलिया ईयरहार्ट और उनके साथी नेविगेटर फ्रेड न्यूनन ने अमेलिया ईयरहार्ट ने कैलिफोर्निया के ऑकलैंड से दुनिया भर की एक पूर्व दिशा की उड़ान भरी। ये उड़ान अमेलिया ईयरहार्ट की दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली पायलट बनने का उनका दूसरा प्रयास था। अमेलिया ईयरहार्ट और उनके साथी नेविगेटर फ्रेड न्यूनन ने कैलिफोर्निया के ऑकलैंड से मियामी, फिर दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक पार अफ्रीका, फिर पूर्व में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक गए। यह जोड़ी 29 जून को लाई न्यू गिनी पहुंची। जब वे लाई पहुंचे तब तक वे 22,000 मील की उड़ान भर चुके थे। ऑकलैंड पहुंचने से पहले उन्हें 7,000 मील और तय करना था। जुलाई 1927 में ईयरहार्ट प्रशांत महासागर में कहीं गायब हो गईं और कुछ समय में ये बात दुनिया भर के टीवी चैनलों में हेडलाइन बन गई। उनका गायब होना 20वीं सदी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो आए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि अमेलिया मैरी ईयरहार्ट और उनके साथी कहाँ गायब हो गए, आखिर क्या हुआ उनके साथ। अमेलिया मैरी ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को एचिसन, कैंसास में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी। ईयरहार्ट ने बास्केटबॉल खेला, ऑटो रिपेयर का कोर्स किया और कुछ समय के लिए कॉलेज भी गईं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने टोरंटो, कनाडा में रेड क्रॉस नर्स की सहायक के रूप में काम किया। टोरंटो में रहते हुए ईयरहार्ट ने स्थानीय हवाई क्षेत्र में रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के पायलटों को प्रशिक्षित होते हुए देखने में समय बिताना शुरू किया। युद्ध के बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आईं और न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्री-मेड छात्र के रूप में दाखिला लिया। ईयरहार्ट ने दिसंबर 1920 में कैलिफोर्निया में प्रथम विश्व युद्ध के प्रसिद्ध पायलट फ्रैंक हॉक्स के साथ अपनी पहली हवाई जहाज की सवारी की और हमेशा के लिए इस खेल की दीवानी हो गईं। जनवरी 1921 में उन्होंने महिला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नेता स्नूक के साथ उड़ान प्रशिक्षण शुरू किया। उन प्रशिक्षणों के लिए पैसे जुटाने के लिए ईयरहार्ट ने लॉस एंजल्स टेलीफोन कंपनी में फाइलिंग क्लर्क के रूप में काम किया। उसी साल बाद में उन्होंने अपना पहला हवाई जहाज खरीदा, एक सेकंड हैंड किन्नर एयरस्टर। उन्होंने पीले हवाई जहाज का नाम कैनरी रखा। ईयरहार्ट ने दिसंबर 1921 में अपनी उड़ान परीक्षा पास की और नेशनल एरोनॉटिक्स एसोसिएशन का लाइसेंस प्राप्त किया। 2 दिन बाद उन्होंने कैलिफोर्निया के पासाडेना में सिएरा एयरड्रोम में अपनी पहली उड़ान प्रदर्शनी में भाग लिया। ईयरहार्ट ने अपने छोटे से करियर में कई विमानन रिकॉर्ड बनाए। उनका पहला रिकॉर्ड 1922 में बना जब वह 14,000 फीट से ऊपर अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। 1932 में ईयरहार्ट अटलांटिक महासागर को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला बनी। 20 मई को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लाल रंग के लॉकहीड वेगा 5B विमान में रवाना हुई और एक दिन बाद उत्तरी आयरलैंड के लंदन डेयरी के पास एक गाय के खेत में उतरी। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर कांग्रेस ने उन्हें विशिष्ट उड़ान क्रॉस से सम्मानित किया, एक सैन्य सम्मान जो हवाई उड़ान में भाग लेने के दौरान वीरता या असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला थीं। उसी वर्ष बाद में ईयरहार्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार एक महिला द्वारा अकेले बिना रुके उड़ान भरी। उन्होंने लॉस एंजल्स से शुरुआत की और 19 घंटे बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में उतरी। वह 1935 में हवाई से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि तक अकेले उड़ान भरने वाली पहली व्यक्ति भी बनी। ईयरहार्ट और उनके नाविक फ्रेड न्यूनन 20 मई 1937 को लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान से ऑकलैंड, कैलिफोर्निया से रवाना हुए। इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी के अनुसार उन्होंने 29 अतिरिक्त स्टॉप बनाए, जिसमें 2 जुलाई को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे न्यू गिनी के लाई में उनका अंतिम झात ईंधन भरने का स्टॉप भी शामिल है। ईयरहार्ट और न्यूनन को लगभग 18 घंटे बाद हाउलैंड द्वीप पर पहुंचना था, जो लाई से लगभग 2,500 मील दूर है। तटरक्षक कटर इटास का ईंधन के साथ प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे जैसे उसका सिग्नल बढ़ता गया, उसे ईयरहार्ट से बीच बीच में आवाज के संदेश मिलते रहे। लेकिन स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के सरकारी रिकॉर्ड के विश्लेषण के अनुसार ईयरहार्ट और न्यूनन में से किसी को भी मोर्स कोड नहीं पता था।
इसलिए कोई दो तरफा संपर्क नहीं था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने कभी इटास्का के किसी भी प्रसारण को सुना था या नहीं। संपर्क टूटने के बाद नौसेना और तटरक्षक बल ने इरहार्ट और नूनन की तलाश में लगभग 250,000 वर्ग मील समुद्र की खोज की। उस समय टाइम ने रिपोर्ट दी थी कि असफल प्रयासों में प्रतिदिन लगभग $250,000 का खर्च आता था। उनके लापता होने के 18 महीने बाद नौसेना ने इरहार्ट और नूनन को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि उनके विमान का ईंधन खत्म हो गया था और वह प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आज कई विशेषज्ञ खराब मौसम और लंबी यात्रा के संयोजन के कारण विमान के गिरने का कारण मानते हैं। निरंतर जारी खोजों और षड्यंत्र के सिद्धांतों के बावजूद इरहार्ट का गायब होना 20वीं सदी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। एक सिद्धांत के अनुसार वह समुद्र में नहीं बल्कि सुदूर निर्जन निकोमारोरो एटोल पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। निकोमारोरो, जिसे पहले गार्डनर द्वीप के नाम से जाना जाता था, हाउलैंड से लगभग 400 मील दक्षिण में है। उसके गायब होने के 3 साल बाद निकोमारोरो के एक अभियान ने खोपड़ी सहित कई मानव हड्डियां बरामद की। टेनेसी विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने हड्डियों की जांच की और निर्धारित किया कि वे संभवतः इरहार्ट की थीं। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में प्रकाशित 2018 के अध्ययन के अनुसार हड्डियों में 99% संदर्भ नमूना व्यक्तियों की तुलना में इरहार्ट से अधिक समानता है। न्यूनन के कोई अवशेष नहीं मिले, हालांकि उनके द्वारा ले जाए गए एक सेक्सटेंट बॉक्स के समान अवशेषों में से एक था। विमान कभी नहीं मिला। हालांकि 2023 के अंत में दक्षिण कैरोलिना में एक महासागर अन्वेषण कंपनी ने प्रशांत महासागर में एक सोनार छवि पर कब्जा कर लिया, जो इरहार्ट के लॉकहीड 10 इलेक्ट्रा विमान प्रतीत होता है। तेगर की इरहार्ट परियोजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि इरहार्ट और नूनन निकोमारोरो पर उतरे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनका मानना है कि वे अपनी नौवहन लाइन पर तब भी चलते रहे जब वे हाउलैंड द्वीप नहीं खोज पाए, जहां वे उतरे और रेडियो संकेतों की एक श्रृंखला भेजी। उनके संदेशों को मूल रूप से सरकारी अधिकारियों ने झूठा करार दिया था, लेकिन टेघार के कार्यकारी निदेशक रिचर्ड गिलेस्पी ने 57 विश्वसनीय संकेतों की पहचान की, जिन्हें दुनिया भर के नागरिकों ने पकड़ा था। गिलेस्पी का मानना है कि आखिरी विश्वसनीय प्रसारण में यह कहा गया था, हम पानी में चले गए हैं, मेरा नाविक बुरी तरह घायल हो गया है, हमें चिकित्सा देखभाल की जरूरत है और हमें मदद की जरूरत है, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि इरहार्ट मार्शल द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसे जापानियों ने बंदी बना लिया, जहां अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस सिद्धांत के प्रशंसक अपने विश्वासों का समर्थन यूडेस नेशनल आर्काइव्स की एक तस्वीर से करते हैं, जिसमें एक महिला और पुरुष दिखाई दे रहे हैं जो इरहार्ट और न्यूनन से मिलते जुलते हैं। जापानी अधिकारियों ने एनबीसी को बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार गेरवाइस ने कहा, मैंने इस महिला को सीधे देखा और मुझे पता चल गया कि यह कौन है। मैं उसे दुनिया में कहीं भी पहचान सकता हूँ। पोलम का जवाब, मैं कोई रहस्यमयी महिला नहीं हूँ, मैं अमेलिया एयरहार्ट नहीं हूँ। बाद में उसने हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। दोस्तों, कहानी बहुत है, पर आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी ही किसी रोमांच कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।